Hello everyone, I'm Faraz, your English उस्ताद जी। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे UHS MD CAT 2024 पेपर का इंग्लिश पोर्शन। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए वो सभी क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से थे जिनकी हमने तैयारी की थी। पेपर बहुत आसान था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात जैसे कि मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में कहता हूँ, मुश्किल तरीन चीज़ जो आपको आती है, उससे आसान चीज़ कोई भी नहीं और आसान तरीन चीज़ जो आपको नहीं आती, उससे मुश्किल तरीन चीज़ फिर कोई भी नहीं है। तो हम इसका एनालिसिस और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए वो हमारे किस टॉपिक में से आए और कितने क्वेश्चंस आए। आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है वोकैब के 3 क्वेश्चंस आए थे हमारे पेपर के अंदर, वर्ब एंड टेंसेस के 4, पंक्चुएशन 3, स्पेलिंग का 1, एडजेक्टिव 1, वर्ब। अब इसमें वर्ब के अंदर हम जब फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करते हैं तो एक क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के हवाले से था। तो वोकैब के 3 क्वेश्चंस, वर्ब एंड टेंसेस के 4, पंक्चुएशन का 1, स्पेलिंग का 1, एडजेक्टिव 1, वर्ब फ्रेजल वर्ब उसका 1 क्वेश्चन, पंक्चुएशन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर। आप सोच रहे होंगे कि ये 3 टॉपिक्स यहाँ क्यों लिखे हैं? तो देखिए, जो भी ऑप्शंस हमारे पास पेपर में थे, किसी भी एक क्वेश्चन को लेकर, जैसे कि एक क्वेश्चन आया है जिसमें एक ऑप्शन में पंक्चुएशन को हाईलाइट किया गया था और एक में प्रोनाउन के हवाले से कोई बात डिस्कस की गई थी, वो ठीक है, गलत वो एक बात की बात है। और एक ऑप्शन में डिटर्मिनर को डिस्कस किया गया था, तो हमने तीनों टॉपिक्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमने किन चीज़ों पर बात करनी है। फिर एक क्वेश्चन पंक्चुएशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन दोनों टॉपिक्स को मिलाकर सवाल आया था। नेक्स्ट पंक्चुएशन, नरेशन, नरेशन जिसको हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कहते हैं। एक और सवाल पंक्चुएशन एंड वर्ब इसका था और एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन का था। तो इस तरह से इंग्लिश के पेपर में ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। अब हम एक-एक करके सभी सवालों को डिस्कस करेंगे। तो क्या ख्याल है? हो जाए एक आखिरी मर्तबा, उम्मीद करता हूँ कि ये आखिरी मर्तबा होगा। फिर से हम पेपर, पेन पकड़ लेते हैं, डिस्कशन हो रही है, एक मर्तबा फिर से नोट्स बना लेते हैं, शायद वो किसी और के काम आ सकें। उम्मीद करता हूँ कि किसी और के ही काम आने चाहिए, आपको रिपीट ना करना पड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन 177, व्हाट डज़ द वर्ड सरप्लस मीन? सरप्लस का मतलब क्या होता है? अगर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, मैगज़ीन्स पढ़ते हैं या आप खबरें सुनते हैं, तो आपने ये वर्ड कहीं न कहीं सुना होगा। कैसे? जब हम बात करते हैं सरप्लस, एनर्जी सरप्लस, तो इस वर्ड को हम एनर्जी के साथ भी लिखा हुआ देखते हैं। एनर्जी सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। हम इसे बजट के साथ भी देखते हैं, बजट सरप्लस। तो इसका मतलब है कोई चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो गिवन ऑप्शंस में हमारे पास इन एक्सेस, अ मैथमेटिकल टर्म, विद इन रीच, सैल्यूटेशन, तो इसमें एक ही आंसर राइट है और वो है अल्फा ऑप्शन, इन एक्सेस, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। सरप्लस, फूड सरप्लस, बजट सरप्लस, एनर्जी सरप्लस। तो ये वर्ड भी हमने अपनी वोकैब के अंदर कवर किया था। अल्फा ऑप्शन है इन एक्सेस। अगला सवाल देखते हैं 178, क्वेश्चन नंबर है व्हाट डज द वर्ड एंसेस्टर मीन? ओह, एंसेस्टर, अबाउजदाद, पूर्ववर्ती, हमारे बड़े जो गुजर चुके हैं उन्हें हम कहते हैं एंसेस्टर।
ये वर्ड भी हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स वर, बताया था ना आपको। तो एंसेस्टर्स जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो अबाउजदाद हैं, पूर्ववर्ती, जो पहले गुजर चुके हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये भी वर्ड बहुत आसान है। अब ऑप्शंस हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ब्रांच ऑफ सॉरी, अब ऑप्शंस हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स, बीटा branch of astrology, Charlie forefathers and delta type of receptors। तो इसमें एक ही आंसर ठीक है और वो है चार्ली forefathers। फोर मतलब पहले वाले, forefathers अबाउजदाद, ancestors और ancestor, तो बात एक ही है, चार्ली ऑप्शन forefather। अगला सवाल देखते हैं। Question number 179, what does the word spill mean? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पिल का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं अल्फा ऑप्शन कॉइल, जिसका मतलब है लूप और कर्ल, बीटा डिलीवर, गिव, सेंड, चार्ली स्पॉइल डैमेज करना, एंड डेल्टा स्प्रेड। अब आप समझेंगे कि स्पिल का मतलब तो ये है, लाइक ये देखिए, ये आपके सामने पानी का एक ग्लास है। अब अगर इसके अंदर हम मजीद पानी डालेंगे तो पानी इसके ऊपर से बाहर स्पिल करेगा। टू फ्लो ओवर द एज ऑफ अ कंटेनर, तो पानी ज्यादा डालने पर क्या होगा? पानी बाहर गिर जाएगा। आप स्पिल को इस तरह से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर गिवन ऑप्शंस में ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे हम ये इमेजिन करें कि लिक्विड जो है वो स्पिल हो रहा है। तो एक और मतलब इसका होता है, वो है डेल्टा स्प्रेड। टू स्प्रेड प्रोफ्यूसली बियॉन्ड बाउंड्स। स्कूल के दरवाजे जब खुलते हैं तो हजारों बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं, उसको हम स्पिल कहते हैं। यानी कि जब दरवाजे खुले तो बच्चे हजारों की तादाद में बाहर निकले और फैल गए। सो दिस इज कॉल्ड स्पिल, मींस टू स्प्रेड प्रोफ्यूसली। जब आप स्कूल के बाहर देखते हैं कि रश लग गया है और एक आम आदमी जिसे जल्दी है उसे गश पड़ जाता है, तो रश में गश पड़ना एक कॉमन सी बात है। सो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? स्प्रेड। और मैंने आपको बता दिया, टू स्प्रेड प्रोफ्यूसली बियॉन्ड बाउंड्स, बाउंड्स मतलब लिमिट्स। सो स्पिल का राइट आंसर यहाँ पर डेल्टा स्प्रेड बनता है। इंटरेस्टिंग ऑप्शन थे। कॉइल मैंने आपको बता दिया, लूप और कर्ल को कहते हैं डिलीवर, स्पॉइल, स्पॉइल डैमेज, और राइट आंसर स्प्रेड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। पिक द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन द सुपरवाइजर हैज। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सुपरवाइजर सिंगुलर है, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैज बिल्कुल ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पर नोर नहीं आएगा। हम नॉट यूज करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब नॉट यूज करेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हैज नोर, मान लीजिए अगर नॉट लिखा भी होता सपोज, तो हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? हैज हो या हैव हो या फिर हैड हो, इन तीनों के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ऑलराइट, तो हैज के साथ हमें फॉर्म तो मिलनी चाहिए। हैज नो विल एवर कॉम्प्रोमाइज, तो विल के साथ तो कॉम्प्रोमाइज फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बट हैज के साथ फॉर्म मिसिंग है, तो ये ऑप्शन हम रॉन्ग कर देंगे। इसमें मिस्टेक्स हैं, एक मिस्टेक तो नॉर की है, दूसरी फिर राइट फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं है जो हैज के साथ होनी चाहिए। ऑलराइट, बीट ऑप्शन द सुपरवाइजर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब इसके साथ हम हैव तो यूज नहीं कर सकते हैं, और हैव नॉर, नॉर तो एक बात की बात है, हैव आ ही नहीं सकता, तो इस ऑप्शन को भी हम रॉन्ग कर देंगे। बाकी विल हैव अ कॉम्प्रोमाइज वो लिखा हुआ है तो लिखा रहे। चार्ली द सुपरवाइजर हैज, अगेन सब्जेक्ट ठीक है, सिंगुलर है, उसके साथ हैज बिल्कुल ठीक है। हैज नॉट, अब नॉट आ चुका। प्रीवियस टू ऑप्शंस में हमारे पास वर्ड था नोर, नोर नहीं आ सकता। कॉम्प्रोमाइज, हैज के साथ हमने
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो यूज कर ली। नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज, अब आ सकता है नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज। तो नॉर हमने यहाँ यूज किया, विल एवर कॉम्प्रोमाइज और विल के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। द सुपरवाइजर हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज नॉर विल एवर कॉम्प्रोमाइज। The supervisor has not compromised nor will ever compromise। तो ये past participle ed के साथ, तो ये हमारा right option है। And delta, the supervisor has nor will, again वही mistakes। तो एक और मिस्टेक यहाँ पर ये है कि will ever के साथ compromised यूज किया गया है जो कि ed फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। तो right option हमारा क्या होगा? right option होगा चार्ली। ऑलराइट, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सूप ब्लैंक गुड, ये भी क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस किया हुआ है। द सूप ब्लैंक गुड, अब सूप कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ जब भी हमारा कोई सब्जेक्ट, कोई ऐसा नाउन होगा जो कि या तो सिंगुलर है या फिर वो अनकाउंटेबल है। सिंगुलर मतलब वो काउंटेबल है और उसकी सिंगुलर फॉर्म यूज की है, तो उसके साथ जो भी हम वर्ब यूज करेंगे तो उसमें हम एस और ईएस को यूज करते हैं। द सूप, अब वर्ब्स हैं टेस्ट, टेस्ट्स, इज टेस्टिंग, हैज टेस्ट। तो याद रखिए यहाँ पर वर्ब टेस्ट कौन सा वर्ब है? ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद हम कॉम्प्लीमेंट मेंशन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मेंशन करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स जो हैं इनकी आईएनजी फॉर्म हम नहीं बनाते, यूजुअली नहीं बनाते, नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म्स हैं। सो इज टेस्टिंग ये तो गलत हो गया, हैज टेस्ट ये भी गलत हो गया। अब दो ऑप्शंस हैं टेस्ट एंड टेस्ट्स, तो यहाँ पे ये अनकाउंटेबल, इसके साथ हम एक ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं और वो है बीटा ऑप्शन। तो राइट आंसर बीटा, अल्फा ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इज टेस्टिंग, हैज टेस्ट, हैज पोजेशन शो करने के लिए आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा बीटा टेस्ट्स। चलिए ये भी एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई ब्लैंक हिम, आई फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नेवर नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम। ये भी क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो वर्ब है वो है नो, किसी को जानना। पहले तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत से मतलब कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यहाँ जो दिए गए उसमें से कोई एक ठीक होगा, बाकी गलत होंगे। आई हैव नेवर नोन, तो हैव के आई के साथ तो हैव आता है और नेवर यूज कर लिया। एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल नोन, तो ये ठीक है। आई हैव नेवर नोन हिम। अब एक सवाल आपके ज़हन में आ सकता है नोइंग क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्फा, आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बीटा, आई हैड नेवर न्यू, पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती हैज हैव हैड के साथ, अभी मैंने आपको ये बात बता दी है। चार्ली ऑप्शन, आई हैड नेवर बीन, नेवर बीन यहाँ पर नहीं आएगा, पैसिव की बात तुम कर ही नहीं रहे। एंड डेल्टा, वुड नेवर न्यू, वुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यहाँ तो सेकंड है। तो अब एक ही ऑप्शन करेक्ट है अल्फा। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम इसको नोइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नो हमारा स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब की भी हम प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर एक ही है अल्फा, आई हैव नेवर नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। साउंड्स गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। अब पंक्चुएशन का सवाल आ गया, ऐसा सवाल हमने ये चीज़ हर तरह से डिस्कस की हुई है कि पंक्चुएशन में क्या कुछ आ सकता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उन्हीं में से पेपर में चीज़ें आई हैं। अल्फा ऑप्शन, ही सेड टू हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स क्या होते हैं? ये डिसाइपल का वर्ड भी आपने पढ़ा हुआ है, गॉड बी प्रेज्ड के अंदर पढ़ा होगा। डिसाइपल जो आपका फॉलोअर है, ठीक है, जो आपका बिलीवर है, तो उससे हम कहते हैं डिसाइपल। ही सेड टू हिज डिसाइपल्स। अब सेड से रेलिवेंट आपको बात याद आई होगी, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि सेड के साथ हम टू यूज करते हैं, लाजमी है। ही सेड टू, किसी को भी कह सकते हैं ही सेड टू मी,
और अगर हम इसी बात को told के साथ लिखें तो told के बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, he told me और he said to me, he said to me, he told me, ये दोनों बातें आपको याद हैं। तो पहली बात आपके ज़हन में ये आनी चाहिए कि भाई शायद कहीं पर सेट के साथ टू मिसिंग हो, वो तो मिसिंग नहीं है, इसका मतलब चारों ऑप्शन में टू है। तो अब हम इससे हट के कुछ सोचते हैं, हिज डिसाइपल्स, ये भी ठीक है। और चूंकि क्वेश्चन में कह दिया गया है कि पंक्चुएशन को देखना है, तो आपने पंक्चुएशन पर ही तवज्जो रखनी थी, ये भी इसमें एक इसका ट्रिक है। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन करते हैं लाइक ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, तो यहाँ पर हम कॉमा यूज करते हैं ताकि हम कोटेशन को सेपरेट कर सकें। यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और जब भी हम कोटेशन मार्क फर्स्ट यूज करते हैं, देखें ये पेयर में आते हैं, तो यहाँ जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस में होता है। नाउ द वर्ड इज वॉच, वॉच इसका W कैपिटल होगा, वॉच एंड प्रे, यहाँ पर फुल स्टॉप, फुल स्टॉप और कॉमर्स क्लोज कर दी। तो मिस्टेक इसमें क्या है, इसमें कॉमा नहीं है। चलिए अल्फा ऑप्शन हम रॉन्ग कर देंगे, आसान था ना ये। बीटा ऑप्शन, ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, अब यहाँ पर कॉमा यूज कर लिया। वॉच, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स, W कैपिटल, वॉच एंड प्रे, फुल स्टॉप एंड कॉमर्स क्लोज कर दिए। He said to his disciples, comma, inverted commas, watch and pray, full stop, commas close कर दी। तो हमारा राइट आंसर बीटा ऑप्शन होगा। चार्ली, he said to his disciples, comma, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स ये भी आ गया। अब फर्स्ट लेटर वॉच का जो W है वो लोअर केस में लिखा हुआ है और ये रॉन्ग होगा। वॉच एंड प्रे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, W कैपिटल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो चार्ली ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए बट फर्स्ट लेटर लोअर केस में है। डेल्टा, ही सेड टू हिज डिसाइपल्स, अब डिसाइपल्स के बाद जब हम कोई वर्ड प्लूरल बनाते लाइक डे, तो डे के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, एक दिन है। इसी तरह कोई पर्सन है हामिद, तो हामिद के साथ हम पोजेशन शो करना चाहेंगे तो अपॉस्ट्रोफी एस, यहाँ पर आप देख लो, डे के साथ, टाइम एक्सप्रेशन के साथ, नाउन के साथ। अब इसी तरह से अगर हम वर्ड लिखते हैं मंथ, तो वन मंथ्स, तो इस पर अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है। जब हम इसको प्लूरल करेंगे तो हम मंथ्स लिखने के बाद यहाँ पर जस्ट अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे। ये एक्सप्रेशन ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिख दूंगा मंथ्स और साथ फिर एस भी लगा दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब डिसाइपल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी का मतलब ये है कि हम पोजेशन शो करें, जबकि यहाँ पर ऐसी कोई बात हो नहीं रही, ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, तो ये मिस्टेक है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा बीटा। क्लियर हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पंक्चुएशन का, राइट आंसर बीटा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। एक ही क्वेश्चन आया है स्पेलिंग पर, और वो आपने फर्स्ट ईयर में बुक 3 के अंदर एक पोएम पढ़ी होगी ऑजिमेंटियस। उसके अंदर जिस रामसिस की बात की गई, जिस किंग की बात की जा रही थी, आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको बताया होगा और आपने भी पढ़ा होगा और सोचा होगा कि ये किंग कौन सा है, तो वो इजिप्शियन फेरो था। फेरो, तो इसमें राइट स्पेलिंग जो है वो अल्फा है, PHARAOH, फेरो, फेरो। तो एक ही स्पेलिंग इसमें राइट है, बाकी तीनों जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पर रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके हवाले से मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करूंगा जो मैंने अपने लेक्चर्स में बताई थी और कई दफ़ा बताई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्फा ऑप्शन, शी हैज़ ब्यूटी, कॉमा, ब्रेन्स एंड वेल्थ। यहाँ पर आप इस साइन को देखेंगे और आपके ज़हन में सबसे पहली बात आएगी कि ये साइन तो हाइफन है। हाइफन मतलब ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यों, ऐसा ही है ना,
हाइफन को हम दो वर्ड्स कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं, लाइक सन इन लॉ, फादर इन लॉ, तो हाइफन है। तो आपके ज़हन में सबसे पहली बात ये आई कि भाई दो वर्ड्स लास्ट में जो है उनके बीच में एंड है, ठीक है, और बाद में ये हाइफन का एरर हो सकता है। बट आगे पढ़ लें अभी, क्योंकि एक नज़र में जब आपने देखा होगा तो नीचे भी यहाँ हाइफन है, यहाँ पर सेमी कॉलन और यहाँ पर कॉलन, तो फिर आप सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि शायद इन्हीं में से फिर कोई ठीक होगा। देखिए, जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं उन्हीं में से आपने सोचना होता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन को अगर हम छोड़ दें, हम आगे पढ़ लेते हैं। बीटा ऑप्शन, शी हैज़ ब्यूटी, और ब्यूटी के बाद कॉमा, ब्रेन्स, कॉमा, एंड वेल्थ, फिर से डैश। अब ये हाइफन नहीं है, ये बहुत कम इस बात को नोटिस किया जाता है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग में एम डैश, एन डैश और हाइफन को अ, मतलब इंसर्ट करने का एक तरीका होता है। कंपोजर्स को शायद ये बात मालूम नहीं है। हाइफन से थोड़ी सी बड़ी डैश, उसे हम कहते हैं एन डैश, और उससे बड़ी डैश उसे हम कहते हैं एम डैश। अब एन डैश हम जानते हैं कि हम रेंज मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और एम डैश हम यूज़ करते हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। हाइफन दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, एन डैश हम रेंज मेंशन करने के लिए, और एम डैश एक्सप्लेन करने के लिए। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में बहुत दफ़ा ये एम डैश पढ़ी होगी। तो यहाँ पर अगर हम इसको मान लें कि ये डैश जो भी है अब ये ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ठीक है, क्योंकि हम सेमीकोलन के बाद शी हैज़ ब्यूटी, कॉमा, ब्रेन्स, कॉमा, एंड वेल्थ, सेमीकोलन हम यूज़ करते हैं जब हम एक क्लोज जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज होता है उसके साथ हम ये पंक्चुएशन मार्क ऐड करते हैं और एक क्लोज और लिख देते हैं। अब ये वाला क्लोज, फर्स्ट वन, ये इंडिपेंडेंट है और बाद वाला भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो हम सेमीकोलन के बाद क्लोज यूज़ करते हैं। कॉलन की बात तो यहाँ तो क्लोज नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। एंड कॉलन के बाद हम लिस्ट देते हैं चीज़ों की, या फिर कोई ऐसा क्लोज, फर्स्ट क्लोज लिखा गया, उसके बाद हमने कॉलन साइन यूज़ किया, फिर एक और क्लोज मेंशन किया। ये क्लोज जो बाद में लिखा हुआ है ये पहले क्लोज को एक्सप्लेन करेगा, बाद वाला क्लोज जो कॉलन के बाद है वो पहले वाले को एक्सप्लेन करेगा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी फ्रेज है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब आते हैं असल बात की तरफ। आपको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एंड से पहले एक कॉमा आता है। लाइक हमने 3-4 नाउन्स मेंशन कर दिए। फर्स्ट नाउन, कॉमा, सेकंड नाउन, कॉमा, एंड वन मोर नाउन। 3 नाउन्स आ गए। तो एक काम और करते हैं, फर्स्ट नाउन, कॉमा, सेकंड, एंड। अब इस एंड से पहले हम कॉमा यूज़ नहीं कर रहे, और फिर हम एक और नाउन लिखकर इसे क्लोज करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है, ये बात मैंने आपको लेक्चर में बताई थी कि ये एक्सप्रेशन भी ठीक है और ये एक्सप्रेशन भी ठीक है। अगर तो दो नाउन्स जो लास्ट में आ रहे हैं एंड के साथ कनेक्टेड हैं, अगर तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि उनको मिक्स कर दिया जाएगा, तो आप कॉमा लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो कॉमा ना लगाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैंने आपको कही थी कि अगर कभी आपको चॉइस करना हो उस एक्सप्रेशन में जिसमें एंड से पहले कॉमा है, और ये कॉमा क्या कहलाता है जो एंड से पहले आता है, किसी को याद है? मुझे बताइएगा कि इस कॉमा को क्या कहते हैं। मैं बता देता हूँ फिलहाल, उम्मीद है कि आपने बता दिया होगा। इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। फॉर्मल राइटिंग के अंदर से यूज किया जाता है। अगर कभी आपको चॉइस करना हो, दोनों एक्सप्रेशंस ठीक हैं, एक में ऑक्सफोर्ड कॉमा यूज किया गया है, दूसरे में नहीं है, तो आप कॉमा वाला प्रेफर करेंगे। तो मैंने आपको तब भी बताया था लेक्चर में कि हम इसको प्रेफर करेंगे। देखें, कॉमा वाला तो गलत होगा नहीं, कॉमा वाला तो गलत नहीं होगा, लेकिन जिसमें कॉमा नहीं है, हो सकता है कि कोई उसे गलत कर दे, किसी
आपको लगे कि नहीं भाई कॉमा वाले को प्रेफर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने वो एक्सप्रेशन लेना है जिसमें कॉमा यूज़ किया गया है, प्रेफर करना है। तो सेंटेंस तो ये वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें एंड से दो अलग अलग नाउन्स कनेक्ट हो रहे हैं, बट प्रेफरेंस के लिए हम कहेंगे कि इसमें बीटा बेस्ट ऑप्शन है और हम इसको यहाँ पर प्रेफर करेंगे। तो अगर तो आपने ये बात अपने कहते हैं ना पल्ले से गिरा बांध लेना, दिमाग में बिठा लेना, तो अगर आपको ये बात जहन में रही होगी एग्जाम वाले दिन, तो आपने राइट ऑप्शन बीटा ही चूज किया होगा। अल्फा भी ठीक है बट मैं बीटा को प्रेफर कर रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बात भी अपने लेक्चर्स में डिस्कस की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट आंसर्स में क्या होगा। बीटा अल्फा भी ठीक है बट हम उसे प्रेफर नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन 1838, अब यहाँ पर एक हिंट है। अगर मैं कोई ऐसा ईयर मेंशन करूँ जो भी आना है, जो फ्यूचर में आना है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि जो भी टेंस यूज होगा वो फ्यूचर के लिए होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा ईयर मेंशन किया गया है जो गुजर चुका है, तो बात हम पास्ट की कर रहे हैं। ये सिंपल ट्रिक है इसका। और इन 1838, अब तो 1838 नहीं है, तो इसका मतलब जो वर्ब आगे है आपने फोकस उसको करना है। श्लेडन, श्लेडन नाम है, नेम है पर्सन का। सजेस्टेड, अब देखें सजेस्टेड पास्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसको हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। In 1838, Schleiden suggested that all plants, all के साथ हम प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं, were made of cells. फुल स्टॉप तो इसमें अंडरस्टूड है, पेपर में नहीं भी था तो अंडरस्टूड है, इनमें फुल स्टॉप है। All plants were, plants के साथ हम were यूज करेंगे, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बन गया, मेड ऑफ सेल्स। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा अल्फा ऑप्शन ही है। क्लियर हो गया। जब हम ऐसा ईयर देखते हैं जो गुजर चुका है तो हम पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, और अगर कोई ऐसा ईयर मेंशन किया जाए जो भी आना है तो उसके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। तो बात को समझ रहे हैं ना, इतनी कोई मुश्किल बात ये नहीं थी। बीटा ऑप्शन, इन 1838 श्लाइडन सजेस्ट। अब 38 के साथ हम सजेस्ट कैसे लगा सकते हैं, गलत हो गया। दैट ऑल प्लांट्स वर मेड ऑफ सेल्स, फुल स्टॉप। तो बीटा ऑप्शन रॉन्ग। Charlie, in 1838, Schleiden suggested that all plant, अब ये ठीक है, that all plant were, all के साथ plants होना चाहिए, plants were, तो यहाँ तो plant were, तो ये ऑप्शन यहाँ पर इसकी वजह से गलत हो जाएगा। And delta option, in 1838, Schleiden suggested to all, we suggest something, suggest के साथ to नहीं आएगा, तो यहाँ पर टू की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो माय डियर लर्नर्स, एल्फ ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। ब्लैंक वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट, बड़ी फोर्स के साथ जिसे कहते हैं इन अर्नेस्ट, विल कन्विंस हिम। तो यहाँ पर जो बात हम करें वो पॉजिटिव है, विल कन्विंस हिम, उसको परसुएट करने में हमें आसानी होगी। ब्लैंक वर्ड्स, यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा अब वो पॉजिटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए। ब्लैंक वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। अल्फा ऑप्शन, अ फ्यू, बीटा द फ्यू, चार्ली फ्यू एंड डेल्टा फ्यूअर। अब मैं आपको फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का और फ्यूअर का डिफरेंस भी एक मरतबा फिर बता दूं। अब यहाँ पर फ्यू क्या है, ये एडजेक्टिव है, किसी भी ऑप्शन में देखें तो ये एडजेक्टिव है, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब जब हम लिखते हैं फ्यू, तो फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, और इसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं है कोई चीज। फ्यू, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े हैं। अब अगर इसके साथ हम डिटर्मिनर आर्टिकल ए लिखते हैं और फिर हम कहें अ फ्यू, इसका मतलब होता है सम, और इस एक्सप्रेशन को हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स,
आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो टोन भी चेंज हो जाती है। अ फ्यू मीन्स सम, ये पॉजिटिव है, राइट आंसर अ फ्यू ही है। चलें हम इसको टिक कर देते हैं, और फ्यू हमने बता दिया तो ये हो नहीं सकता। अब द फ्यू क्या है, देखो द फ्यू रेफरेंस के साथ होता है। द फ्यू जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक मैंने बुक्स पढ़ी, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स दैट आई हैव, वो मेरे पास जितनी थी मैंने पढ़ ली। ये रेफरेंस के साथ हम इसको यूज़ करते हैं, तो यहाँ तो कोई रेफरेंस नहीं है, तो इस वजह से ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फ्यूअर कंपैरेटिव डिग्री है, उसका भी यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है, तो एक ही ऑप्शन राइट है, अल्फा। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, सिंपल। और हम फ्यू को काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, वर्ड्स काउंटेबल। नेक्स्ट वन, ही टेक्स ब्लैंक हिज फादर, fill in the blank with appropriate preposition, ये क्वेश्चन preposition का है, और takes के साथ जो भी हमने यहाँ पर preposition यूज करनी है, ये हमारा बनेगा, जिसको मैंने कहा था verb, और verb में ये पार्ट phrasal verb से रिलेटेड है। जो अल्फाज जैसे लिखे हुए उनका वो मतलब नहीं होता, लिटरल मीनिंग नहीं होता उनका। he takes up, takes down, takes up कंटिन्यू करना, डाउन रिमूव करना किसी स्ट्रक्चर को, takes after, takes in, takes समथिंग इन, एब्जॉर्ब करना, तो राइट ऑप्शन इसमें takes after है। जब हम takes के साथ after लिखते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो आपका कोई भी फैमिली मेंबर है जो आपसे बड़ा है, आप उसकी तरह दिखते हैं या वैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। अपने फैमिली में किसी मेंबर जो आपसे बड़ा है, आप उसकी तरह दिखते हैं या वैसा बिहेव करते हैं, सो वी से ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने वालिद के जैसा दिखता या वैसा बिहेव करता है। वालिद मतलब पिताजी, तो वो अपने पिता जैसा दिखता और बिहेव करता है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, ये भी बड़ा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब अल्फा ऑप्शन, देयर इज मिस्टर हाशिम, तो मिस्टेक तो यहीं पर होगी, मिस्टर का एम कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, मिस्टर के साथ हम आर के बाद फुल स्टॉप यूज कर भी सकते हैं, और अगर ना करें तो भी ये ठीक है, चल जाता है, ये गलत नहीं है। ये बात दुश्मनों ने फैलाई होगी कि ये गलत होता है, ठीक है। तो मिस्टर का एम ये लोअर केस में नहीं आएगा। हाशिम, हाशिम साहब, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो दो गलतियां तो यहीं पर हो गई। चलें आगे पढ़ लेते हैं। देखें, ज्ञान है ना, जितना मिले उतना कम है। हुम, हुम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये वर्ड लिखा है तो उसमें ई एक्स्ट्रा है, तो ये स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। Whom they say is the best portrait painter in the town, तो इसमें तीन गलतियां निकल आई, और इस तरह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बीटा ऑप्शन, देयर इज मिस्टर हाशिम, अच्छा जी, देयर इज ये कंट्रैक्शन, मिस्टर एम कैपिटल, ओके, पीरियड, फुल स्टॉप, हाशिम का एच कैपिटल, कॉमा, देयर इज मिस्टर हाशिम, हु इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। मैंने दे से नहीं कहा, देखें एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, से का सब्जेक्ट दे और इस का सब्जेक्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, वो हाशिम के लिए। देयर इज मिस्टर हाशिम हु इज द बेस्ट पोर्ट्रेट पेंटर इन द टाउन। अब बीच में इंटरप्शन के लिए ये एक एक्सप्रेशन देयर से, तो ये ना भी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कॉमास में लिख लें ना लिखें, इट्स ऑल राइट। सो देयर इज मिस्टर हाशिम who they say is the best portrait painter in the town. There is Mr. Hashim, who they say is the best portrait painter in the town. और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहाँ पर हमें द भी चाहिए, तो हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर बीटा होगा। चार्ली, देयर इज अब ये पोस्ट ऑफ यहाँ पर मिसप्लेस है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम इसको एस से पहले लगाएंगे। अब यहाँ पर इज, तो हमने आई को ओमिट करना है, तो इसकी जगह पर हम अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे और ये बन जाएगा देयर अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो ये गलत हो गया। मिस्टर हाशिम विच, और पर्सन के साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज नहीं करेंगे, विच हम
ह्यूमंस के साथ यूज नहीं करते। चॉइस वाली बात अलग है, बट यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। एंड डेल्टा देयर इज मिस्टर हाशिम हु, कॉमा नहीं आया कोई बात नहीं, एसेंशियल क्लॉज है। यहाँ पर कॉमा था तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉज था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है ना कि हु से जब हम कोई क्लॉज स्टार्ट करते हैं तो कॉमा लगा सकते हैं, या फिर हम कॉमा नहीं भी लगा सकते और क्लॉज आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम विच के साथ भी था, दैट के साथ मैंने आपको बताया था कि दैट एसेंशियल क्लॉज का मार्कर है, इसके साथ कॉमा को यूज नहीं करेंगे, जस्ट हम दैट के साथ आगे क्लॉज लिखेंगे। तो यहाँ पर हु दे से इज बेस्ट, अब यहाँ पर डिटर्मिनर मिसिंग है, तो ये ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर होगा हमारा बीटा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये भी क्वेश्चन हमने एज इट इज डिस्कस किया था, और पंक्चुएशन चूंकि मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी तो आपको हर एक पॉइंट मैंने बता दिया था कि कहाँ पर किस तरह से पंक्चुएशन का एरर आ सकता है। वो एरियाज कौन से हैं जहाँ पर आप किसी भी पंक्चुएशन मार्क को देख सकते हैं कि उसे गलत यूज किया गया है, थोड़ा सा उसके साथ खेला जाता है। और आप नोट कर रहे हैं कि तकरीबन हर दूसरे सवाल के अंदर पंक्चुएशन को इंसर्ट किया गया है, ठीक या गलत वो एक बात की बात है। एल्फ ऑप्शन, गलिवर ट्रेवल्स वाज रिटन टू स्विफ्ट। अब इसमें दो तीन गलतियां जो है वो नोट कर लें। नेम है पर्सन का गलिवर, और उसके ट्रेवल्स की हम बात कर रहे हैं, गलिवर के ट्रेवल्स की हम बात कर रहे हैं, तो गलिवर्स अपोस्ट्रोफी आएगा, फिर ट्रेवल्स का टी कैपिटल क्योंकि ये किताब का नाम है ट्रेवल्स, और बुक जो भी जिसके लास्ट में उसका जो नेम है उसके लास्ट में एस आता हो वो सिंगुलर ही काउंट होता है। वो कोई भी बुक हो सकती है तो उसके लास्ट में अगर एंडिंग एस देखते हैं तो वो सिंगुलर काउंट होगा, माइंड इट, और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब जो मिस्टेक है, गलिवर के साथ अपोस्ट्रोफी एस मिसिंग है, ट्रेवल्स का टी लोअर केस में है, वॉज रिटन, रिटन के स्पेलिंग गलत हैं, और बाय स्विफ्ट क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, ये स्विफ्ट जॉनथन स्विफ्ट ने ही लिखी थी तो यहाँ पर बाय आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। बीटा ऑप्शन, गलिवर ट्रेवल्स वॉज रिटन एट, अब यहाँ पर फिर देखें वही मिस्टेक है, गलिवर के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ट्रेवल्स का टी लोअर केस में है, वॉज ये दोनों जगह पे ठीक था, रिटन अगेन स्पेलिंग, और एट स्विफ्ट क्या कहें, जिसने स्पेलिंग लिखे हैं वो, उससे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है या टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, क्योंकि देखें ना यही स्पेलिंग नीचे भी लिखे हुए हैं, दो जगह पर ठीक है दो जगह पर गलत हैं, इंटेंशनल हो सकता है ये, एट स्विफ्ट नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। चार्ली, गलिवर्स अब ठीक है, ट्रेवल्स टी कैपिटल, एस है, वॉज रिटन बाय स्विफ्ट, और यहाँ पर इस वक्त ये एजेंट का काम कर रहा है बाय स्विफ्ट, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ली। एंड डेल्टा, गलिवर नाम है उसके साथ हम एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे बट अपोस्ट्रोफी का एस लगाएंगे ना, उसके नाम के साथ हम धक्के से एस तो नहीं ऐड कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रेवल्स का अगेन टी लोअर केस में, एस नहीं है। वैसे तो जब आप इसको पेपर में आपने पढ़ा तो आपको एक दफ़ा में पता लग जाना चाहिए था कि ट्रेवल्स का टी तीन ऑप्शंस में लोअर केस में और एक जगह पर कैपिटल में। मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ कि ये आप देखें, लर्निंग जो भी है ना वो हमेशा काम आती है। अल्लाह करे कि आप सब कामयाब हों, वो बच्चे जो हमसे पढ़े हैं या जो हमसे नहीं पढ़े, उस्ताद की दुआ सभी बच्चों के लिए बराबर होती है, और बच्चे स्टूडेंट्स साझे ही होते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आपको रिपीट करना पड़ता है तो ये डिस्कशन आपके बहुत काम आएगी, इसीलिए मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। राइट रॉन्ग तो आपको वैसे भी की से पता लग चुका होगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिक ये था कि टी तीनों ऑप्शंस में लोअर केस में था तो एक में कैपिटल था, वही राइट आंसर है, बट हम इसको सीख रहे हैं समझ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। गलिवर्स ट्रैवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट, फुल स्टॉप, तो राइट आंसर इसमें चार्ली होगा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बात हमने अपने लेक्चर में कवर की थी, मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। और वो बात क्या है, देखिए सबसे पहले अगर आपने देखा हो इन्वर्टेड कॉमास के बाद यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है तो आपके ज़हन में ये आया होगा
जिसको नहीं पता कि ये तो गलत है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा है कि कॉमा पहले आता है, इन्वर्टेड कॉमा जो है जब हम क्लोज करते हैं तो वो बाद में आते हैं। भाई ये ट्रू है, ये बात है, ऐसा होता है, किताबों के अंदर मेंशन किया जाता है। बट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा भी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद लिखा जाता है। तो अब कॉमन प्रैक्टिस है कि इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। बहुत से ऐसे इंग्लिश राइटर्स हैं जिनकी बुक्स जो हैं वो इसी स्टाइल पर प्रिंट हो रही हैं कि कॉमा पहले और इन्वर्टेड कॉमा जो हम क्लोज करते हैं वो बाद में आएगा। लेकिन ये ठीक है, ये गलत नहीं है। यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए, कॉमा लगा के said Socrates, comma, is unfit to be lived by man। यहाँ पर आप नोट करो, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट हुए, इसमें हमने कुछ बात कही और फिर दोबारा से इसी बात का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमने बाद में लिख दिया। इससे हम इंग्लिश में कहते हैं स्प्लिट स्पीच। स्प्लिट स्पीच एक स्टाइल है, लिटरेरी स्टाइल है कि आप बात को तोड़ कर बयान करते हैं। एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पूरा सेंटेंस एक ही दफ़ा में नहीं लिखते, हम उसे ब्रेक कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट स्पीच। तो ये स्प्लिट स्पीच। अगर पहली बात जो आपने फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमर्स पेयर के अंदर स्टार्ट की, पेयर ऑफ कॉमर्स के अंदर, वो इनकम्प्लीट है, तो जब आप इसको बाद में अगले कॉमर्स के बाद कंप्लीट करेंगे तो जो भी यहाँ पर आप वर्ड लिखेंगे वो वर्ड आपका लोअर केस से स्टार्ट होगा। अगर वो कोई नेम है, अगर वो कोई पर्सन मतलब प्रॉपर नाउन है, तो फिर तो आप उसे कैपिटल कर सकते हैं, वो तो आप कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप उसे लोअर केस से ही लिखेंगे। सो ये इज क्या है, ये वर्ब है, इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, बीटा ऑप्शन। अब यहाँ पे दी इनएग्जामिन नहीं है, एक तो ये मिस्टेक है, और इन्वर्टेड कॉमास नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेड सोक्रेटिस लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन इस वजह से यहाँ पर गलत हो जाएगा। लाइफ के बाद भी कॉमास नहीं है, और इधर भी इन्वर्टेड कॉमास के साथ हमने पीरियड यूज नहीं किया। चार्ली ऑप्शन, इन्वर्टेड कॉमास हैं, द अनएग्जामिन्ड लाइफ, सेड सोक्रेटिस। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और उसके सब्जेक्ट के साथ हम कॉमास नहीं डालते, हम उस कोट जो मेंशन कर रहे हैं उसके लिए कॉमा यूज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, और कॉमा भी होना चाहिए। वो अंदर हो तो भी ठीक है, बाहर हो तो भी ठीक था। अब अंदर तो है नहीं, तो फिर हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो यही वाला बचा जो मैंने आपको बताया था कि यूं भी आ जाए। तो बाकी ऑप्शंस देख लेना, अगर उनमें मिस्टेक है, एरर है, तो फिर यही आपका बेस्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक ये आ गई, एंड डेल्टा और डिस फिट नहीं होता। द डिस एग्जामिन्ड, नो, लाइफ, कॉमा मिसिंग है, सेट सोक्रेटिस इज, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास मिसिंग है। तो बच्चों राइट आंसर इसमें अल्फा होगा। क्योंकि पेपर हमने देख लिया हुआ है, तो हम इस बात को अब ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्यों अल्फा ऑप्शन राइट है। कई बच्चे हो सकता है ये कहें कि भाई अब गिवन ऑप्शन में से चूज़ करना था, तो ठीक है, बीटा, चार्ली, डेल्टा ये तो रॉन्ग है, तो फिर अल्फा ही ठीक होगा। लेकिन एक डाउट होगा कि ये तो गलत होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात पढ़ा देते हैं कि ये गलत है। ये गलत नहीं है, ये भी एक स्टाइल है, और कब इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो राइट आंसर इसमें हमारा अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ मी स्पीकिंग। स्पीकिंग की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर एक वर्ब यूज किया गया है, हर्ड। हियर यू हैव ऑफन हर्ड पास्ट फॉर्म, तो याद रखें कि ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। कौन सा है? वर्ब ऑफ परसेप्शन। लाइक जो भी हम अपने सेंसेस से चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, लाइक सी, लुक, फील, टेस्ट, इनको हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कहते हैं। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन से रिलेटेड बात जो मैंने आपको पढ़ाई है वो ये है कि जब भी कोई वर्ब ऑफ परसेप्शन आता है, उसके बाद हम कोई ना कोई चीज़ तो देखते हैं, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है जब आप ये देखें कि वो एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आपने पूरा देखा था, वो कंप्लीट एक्शन आपने ऑब्जर्व किया था। और अगर आपको ये लगता है कि आपने वो एक्शन पूरा नहीं देखा, आपने उससे इन प्रोग्रेस देखा था,
अभी वो चल रहा था, तो फिर आप उसके साथ ing फॉर्म यूज करते हैं। You have often heard of me, heard of me नहीं होगा, you have often heard me। तो यहाँ पे एक मिस्टेक ऑफ की भी है, स्पीकिंग की स्पेलिंग गलत है। और माई फ्रेंड वहाज वहीद प्रॉपर नाउन है, तो फर्स्ट लेटर इसका भी कैपिटल होना चाहिए, जो कि नहीं है। अ बैरिस्टर हियर, फुल स्टॉप। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बीट ऑप्शन, यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक। अब हर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये कि ये कंप्लीट एक्शन है जो नोटिस किया गया है। यू हैव ऑफन हर्ड मी स्पीक ऑफ माई फ्रेंड, कॉमा, कौन सा फ्रेंड, नाउन ए पॉजिटिव के नाउन, नाउन ए पोजिशन, फ्रेंड, कॉमा, वहाज वहीद। हमने इसे पेरेंथेटिकल कॉमास के अंदर लिखा हुआ है। एक पॉजिटिव केस हमने पढ़ा हुआ है ना, जब हम नाउन के बाद कोई और नाउन यूज करते हैं ताकि हम उसको रीनेम कर सकें, उसके बारे में बता सकें, तो फिर हम कॉमास में नाउन यूज कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट लेटर भी कैपिटल, इसका सेकंड जो वर्ड है वहीद, उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में है। हु इज द बैरिस्टर हियर? You have often heard me speak of my friend Wahaj Wahid, who is a barrister here. तो ये हमारा right option है। And Charlie, you have often heard me, okay, full stop, speak of, ये wrong हो गया। आगे capital letters की भी mistake है। And Delta, you first letter ही, जब भी हम कोई sentence लिखते हैं तो उसका first letter तो कैपिटल आता है, तो यू का वाई लोअर केस में। you've often heard me speak about my friend वहाँ जी देखें सेमी कॉलन लोअर केस में लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीटा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज डेनिस टीटो फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर वाज, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ वॉज बिल्कुल ठीक है। was डेनिस टीटो, कहाँ से? फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, डिटर्मिनर भी है और स्टेट्स में एस भी है, यू भी कैपिटल और एस भी कैपिटल, तो यही हमारा बेस्ट आंसर है। एंड बीटा ऑप्शन, द फर्स्ट एफ कैपिटल है, कैपिटल नहीं आएगा, स्पेस एस कैपिटल है, ट्रैवलर टी कैपिटल है, was डेनिस टीटो, और यहाँ पे पंक्चुएशन गलत है, प्रेपोजिशन के साथ रिक्वायर्ड नहीं है, तो बीटा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एंड चार्ली, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर, अब ठीक है, फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर was डेनिस टीटो, और यहाँ पे डैश की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साथ ही लिखा जाएगा फ्रॉम, और यहाँ पे डिटर्मिनर मिसिंग है, द यू स्मॉल है, स्टेट लिखा हुआ है, इट शुड बी स्टेट। डेल्टा ऑप्शन, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर, स्पेलिंग ये भी चल जाते हैं, ये भी चल जाते हैं, चले मैं इसकी गलती नहीं निकालता, बस डेनिस टीटो, कॉमा नहीं आएगा, तो कॉमा की वजह से हम इसको गलत कर देते हैं, तो राइट आंसर इसमें होगा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू, जैसे हम कहते हैं काइंड ऑफ यू, नाइस ऑफ यू, तुम गुड बाय यू नहीं कहेंगे, तो दो ऑप्शंस में यहाँ पर बाय है, और अगर साथ ही नजर पड़ जाए नीचे तो गुड ऑफ यू, तो ये तीनों तो वैसे ही एक ही झटके में गलत हो गए। लेकिन मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। इट वॉज ग्रेटली गुड बाय यू टू प्रपोज, यहाँ पे देखें इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, तो ये तो स्पेलिंग ही गलत है। डेज कौन सा, वन डे या डेज, कुछ तो आना चाहिए, वन आना चाहिए या फिर आना चाहिए। पिकनिक एट मरी, मरी का एम लोअर केस में। अब एक चीज़ और आपको खटकती होगी, एट आ गया, वैसे तो इन आना चाहिए, लेकिन इसको पॉइंट के लिए मेंशन किया गया है तो चला सकते हैं। बीट ऑप्शन, इट वाज ऑफली गुड बाय यू यू टू प्रपोज फर्स्ट फॉर्म अ डेज पिकनिक इन मरी, आई कैपिटल। चार्ली, हमारा राइट आंसर है। इट वाज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज, इट वाज ऑफली गुड ऑफ यू टू प्रपोज फर्स्ट फॉर्म अ डे, वन भी आ सकता था, लेकिन आर्टिकल ए जो है वो उसकी वीकर फॉर्म है तो चल सकता है। अ डेज पिकनिक एट मरी, तो यही ठीक है, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैसे तो इन होना चाहिए था, बट एट लगा दिया कि उसको एक पॉइंट के तौर पे मेंशन किया जा रहा है जहाँ पर पिकनिक करनी है, तो ये ऑप्शन ठीक है। एंड डेल्टा, इट वाज वेरी गुड ऑफ यू टू प्रपोज, ये भी गलत है, डेज पिकनिक इन मरी, सो राइट आंसर चार्ली।
तो उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आई होगी। आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स इस डिस्कशन से क्लियर हुए होंगे, जो चीज़ें शायद आपको पहले भी ना पता थीं, आज पता लग गई हों। ज़िंदगी में जैसे मैंने आपसे कहा, जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम शिक्षा लेते हैं, जो भी हमें ज्ञान मिलता है, वो हमारे काम आता ही आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे, आप कामयाब हों, खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम।